Hello everyone. We'll be continuing with the subject fluid mechanics. Today we are going to start a new chapter called hydrostatic pressure. So far we've covered these chapters: introduction to fluid mechanics, properties of fluid mechanics, pressure and its measurements. All these chapters are very important to understand the basics of fluid mechanics. So I would request you to go through these chapters thoroughly before starting a new chapter. So let's start. Hydrostatic pressure. A quick review. ये हम पहले के chapters में कर चुके हैं. Hydrostatics is the branch of fluid mechanics which deals with the study of fluids at rest. तो हमारे पास जो पानी है, पानी किसी भी स्टेट में हो सकता है. पानी एक बकेट में है और बकेट स्टेशनरी है, कहीं मूव नहीं करी, तो ये कैसा हो गया? फ्लूइड एट रेस्ट हो गया. आपके पास एक नदी है, तो नदी में पानी क्या कर रहा है? पानी मूव कर रहा है. दिस इज नॉट फ्लूइड एट रेस्ट. यहाँ पे फ्लूइड किस में है? मोशन में है. क्लियर? अब मोशन के आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं, टर्बुलेंट मोशन है, लैमिनार मोशन है, या किस तरीके का मोशन है, तो वो हम बाद में देखेंगे. काइनेमैटिक्स है, डायनामिक्स है, क्या है. This is not the concern of this chapter, but हम क्या डील करने वाले हैं? Fluid at rest. A static fluid exerts only one force. अब जब वो बोलता है कि अगर आपका जो फ्लूइड है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस एक ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स का नाम क्या है? प्रेशर. तो यहाँ पे इस सरफेस पे कौन सी फोर्स आ रही है? एक ही फोर्स आ रही है, और इस फोर्स का नाम क्या है? प्रेशर. क्लियर? अब ये फोर्स कैसे एक्ट करती है? इट एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस. ये हमें पता है, अगर इस बेस पे एक्ट कर रही है तो ये कितने एंगल पे एक्ट करेगी? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फोर्स है वो किस पे एक्ट करती है? नॉर्मल टू द सरफेस. हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. फिर हमने पास्कल्स लॉ देखा था. पास्कल्स लॉ बोलता है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, अगर मैं स्मॉल p की बात करूं तो स्मॉल p हर डायरेक्शन में क्या होगा? इक्वल होगा. इंटेंसिटी प्रेशर इज इक्वल टू h इंटू रो इंटू जी. तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को क्या बोल सकते हैं हम? h इंटू रो इंटू जी. ठीक है. तो h क्या है यहाँ पे? डेप्थ ऑफ द लिक्विड. फिर रो है जो भी आपकी लिक्विड का डेंसिटी है, और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड. क्लियर? तो अब हम आज देखने वाले हैं टोटल प्रेशर क्या होता है. टोटल प्रेशर डिफाइन करने के लिए हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाए कि एक्चुअल में हमारे फिगर को हमारे बॉडी किस तरीके से प्रेजेंट है. हमारे पास ये फिगर है. इसमें जो ये गेट है, यहाँ पे इसे लिखा है गेट है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है प्रेजेंट? एक हिंज प्रेजेंट है. हिंज क्या होता है? जैसे आपके डोर में होता है. हमने डोर सबने देखा है. तो डोर कैसे खुलता है? अगर यहाँ पे 3 हिंजेस लगे होते हैं, ठीक है, या 2 हिंजेस लगे हैं, या जितने भी आपने नोटिस किए हैं, 3 होते हैं जनरली. फिर आप क्या करते हैं? आपका डोर इस तरीके से है, डोर खुलता है, डोर बंद होता है. ठीक है. किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? डोर इज रोटेटिंग अबाउट द हिंज. क्लियर? तो अगर आपको हिंज का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप सिंपली अपना डोर या विंडो को देख सकते हैं. जो डोर होता है वो इस फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड नहीं होता, ये हिंज्ड पॉइंट के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है. तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है आपको? एक गेट दे रखा है, जिसको कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने क्या कर रखा है? हिंज लगाया हुआ है. ठीक है. अब ये गेट क्या करेगा? जैसे डोर रोटेट करता है वैसे ये गेट भी रोटेट कर सकता है. अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये गेट क्या कर जाएगा? ये गेट इस तरीके से रोटेट कर जाएगा. और ज्यादा फोर्स लगेगी तो ये गेट क्या कर जाएगा? खुलता जाएगा. ठीक है. खुलता क्यों जा रहा है? ये ऊपर की डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में क्या लगाई है? फोर्स लगाई है. क्लियर? तो ये गेट क्या कर रहा है? धीरे धीरे ये खुलता रहेगा इस डायरेक्शन में. एम आई क्लियर? तो अब हमने देखना है कि ये फोर्स कितनी है, और ये गेट का क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या वेट होनी चाहिए. जो एक्चुअल फील्ड प्रॉब्लम होती है वो यही होती है
कि कितना इसका रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए कि जो यहाँ से फोर्स लग रही है उसके अंडर ये खुले ना। क्लियर? तो हमने देखना है कि ये कैसे करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस गेट का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब कि अभी तो मैं आपको एलिवेशन दिखा रही हूँ, ठीक है, या फ्रंट व्यू भी नहीं बोल सकते, साइड व्यू दिखा रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करने लगे, हम इसका थोड़ा सा इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं कि गेट की क्या कुछ डायमेंशंस होंगी। तो ये गेट की कुछ डायमेंशंस हैं इस तरीके से, अगर आपको गेट ऐसे दिखाई। अब हमने क्या किया है, इस गेट को हम सिर्फ ये वाला पोर्शन देख रहे हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। तो इस स्ट्रिप को मैंने बोल दिया A1। A1 इस स्ट्रिप का अगर साइज A1 है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पानी है, पानी कहाँ तक है, पहले यहाँ पे एक पोर्शन बना लेते हैं कि यहाँ तक पानी है गेट में। हमें ऑल्दो पीछे से नहीं दिखाई दे रहा है इस तरीके से, बट हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इधर से क्या हो रहा है, इसके नीचे गेट में पानी है। तो मैंने एक सेक्शन डिसाइड कर लिया। अब क्या किया है कि ये वाला जो पोर्शन है गेट का, ये जो ब्लू लाइन के नीचे है, ये पार्ट क्या है, सबमर्ज्ड है, मतलब ये पानी के नीचे है। तो इस ब्लू लाइन के नीचे हम क्या कर रहे हैं, हम इस गेट को एरिया स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स बना दी, हर स्ट्रिप का एरिया बोल दिया। इसका एरिया था A1, ये जो ये पोर्शन है शेडेड पोर्शन। फिर हमारे पास ये पोर्शन आया, इस पोर्शन का नाम दे दिया मैंने A2, एरिया, जो एरिया है जो ये कवर कर रहा है। एंड फिर इस पोर्शन का नाम है, इस स्ट्रिप का नाम है या एरिया है A3। तो ये स्ट्रिप 1 है, ये स्ट्रिप 2 है और ये क्या है, स्ट्रिप 3 है। इन सब स्ट्रिप्स का अपना अपना एरिया है, A1, A2 और A3। अब अगर हम देखें, यहाँ पे भी मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि हमें ईज हो जाए यहाँ समझने के लिए। यहाँ पे वाटर था, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। फिर हमारे पास है A1, A2, A1, A2 और A3। ये जो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स ड्रॉ करी हैं उनको मैंने इधर शो कर दिया इस तरीके से। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये गेट ना खुले। जब ये गेट नहीं खुलने का मतलब है कि आपको इस हिंज के अबाउट फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। हिंज के अबाउट अगर आप फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं, या पहले तो हम फोर्सेस ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसमें वो बोलता है कि टोटल प्रेशर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड। ये जो ये पीछे स्टैटिक पानी है, एट रेस्ट पानी है, ऑन द सर्फेस, ऑन दिस सर्फेस, कौन सा सर्फेस, जो भी सॉलिड सर्फेस है। अब ये जो सॉलिड सर्फेस है ये प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। हमारे केस में ये सर्फेस कैसा है, फिलहाल के लिए प्लेन है। कौन सा सर्फेस, जो कांटेक्ट में आए पानी के या उस फ्लूइड के। तो यहाँ पे ये सर्फेस कांटेक्ट में आ रहा है फ्लूइड के, तो इस सर्फेस पे कोई ना कोई फोर्स या प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। वो फोर्स किस वजह से है, प्रेशर की वजह से है। दिस फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द सर्फेस। ये हमें पता है कि ये कौन सी फोर्स है, प्रेशर की वजह से फोर्स है। तो प्रेशर फोर्स क्या होती है, प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सर्फेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने देखना है कि कौन सी जगह पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। अब हम बोलते हैं कि ये जो ये एरिया है या ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ प्रेशर एक्ट करेगा। किस वजह से प्रेशर एक्ट करेगा, इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा इस हाइट की वजह से, जो हाइट यहाँ तक आ रही है पानी की। इसको मैंने नाम दे दिया H1। और जो दूसरा सरफेस है हमारे पास, उस पे जो ये वाला सरफेस है, इस पे एक्ट करी हाइट, कितनी हाइट है, H1, किसकी, पानी की। तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी, अगर मैं देखूं तो फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे, कैसे एक्ट करेगी, नॉर्मल टू द सरफेस। उस फोर्स तो नहीं, पहले प्रेशर देख लेते हैं। उस प्रेशर को हमने कितना बोल दिया, स्मॉल p1। तो इस प्रेशर को हमने नाम दे दिया स्मॉल p1। ये स्मॉल p1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो स्मॉल p1 इज इक्वल टू h1 इंटू रो जी। क्लियर, स्मॉल p1 की वैल्यू कितनी होगी, h1 इंटू रो जी। अब सेकेंड फोर्स, सेकेंड स्ट्रिप है,
सेकंड स्ट्रिप है, इस पे हाइट कितनी है पानी की, इसमें पानी की हाइट है h2। तो यहाँ पे इस पानी की हाइट की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसको हमने बोल दिया ये फोर्स थोड़ी बड़ी होगी या ये प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए एरो का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया P2। वैसे ही अब जो स्ट्रिप 3 है उसके लिए भी कोई हाइट एक्ट कर रही है H3, ठीक है, H3। अब H3 इसकी वजह से कोई फोर्स प्रेशर इंटेंसिटी है P3, कोई प्रेशर इंटेंसिटी है P3। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो P2 इज इक्वल टू H2 इंटू रो इंटू जी एंड P3 इज इक्वल टू H3 इंटू रो इंटू जी। अब हमने क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि हमने तो क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स। एंड व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो टोटल फोर्स का नाम मैंने दे दिया कैपिटल P। टोटल फोर्स कितनी है, कैपिटल P। टोटल एरिया कितना है, कैपिटल A। इस पूरे गेट का टोटल एरिया कितना है, जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, जो पोर्शन क्या है, सबमर्ज्ड है, तो उसका एरिया क्या है, एरिया इज कैपिटल A। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि हम कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं जो पानी के नीचे है। तो सबमर्ज्ड पोर्शन का जो फोर्स है या एरिया है वो कितना है, कैपिटल A। तो अब अगर मैं प्रेशर लिखने लगूं तो यहाँ पे क्या आएगा, P1 की वजह से प्रेशर आएगा, P1 इंटू कितने एरिया पे एक्ट कर रही है, A1। तो फोर्स क्या हो जाएगी, P1 इंटू A1 प्लस सेकेंड स्ट्रिप पे आते हैं P2 इंटू A2 प्लस थर्ड स्ट्रिप P3 इंटू A3। एम आई क्लियर। तो इस सब से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल P। कैपिटल P विल बी इक्वल टू P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A। एम आई क्लियर। तो दिस इज द फोर्स जो एक्ट कर रही है आपकी गेट पे। और कहाँ पे एक्ट करती है, ये एक्ट करती है, अभी के लिए यहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो दिस टोटल फोर्स इज एक्टिंग at some point on the gate, on the submerged portion of the gate। और वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 अप टू सो ऑन। ये तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 3 स्ट्रिप्स ली थी, यहाँ पे हम इनन्यूमरेबल स्ट्रिप्स ले सकते हैं जो बहुत छोटी छोटी होंगी साइज में। दिखाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमको बड़ा शो किया है। अब जो ये टोटल प्रेशर है, इस टोटल प्रेशर को हम और क्या नाम दे देते हैं, रिजल्टेंट प्रेशर। और टोटल प्रेशर किससे डिनोट कर दिया हमने, कैपिटल P से। क्लियर। अब देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हुआ, सेंटर ऑफ प्रेशर हुआ कि यही जो हमने फिगर बनाया था पिछले उसमें, अब मैं एक सिंपल सा फिगर बनाती हूँ। क्या हो रहा है कि आपके पास ये वही सेम गेट है, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है P1 P2 P3, और वो कहाँ पे एक्ट करी है, H1 H2 और H3 पे एक्ट करी है। और ये जो टोटल प्रेशर है वो किस पे एक्ट कर रहा है, टोटल प्रेशर कैपिटल P एक्ट कर रहा है एक हाइट H बार पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने देखना है कि ये जो टोटल प्रेशर P है, ये जो H बार हाइट पे एक्ट कर रहा है उस पे उससे हिंज पे कितना मोमेंट एक्ट कर रहा है। मोमेंट एक्ट करने का मतलब है, व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हम मोमेंट को सिंपली क्या लिखा जा सकता है, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फोर्स कितनी है, कैपिटल P टोटल प्रेशर, और ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, H बार। अभी किसके अबाउट आएगा, हिंज के अबाउट आएगा, क्योंकि रोटेट कहाँ से करेगा आपका गेट तो रोटेट हिंज से करेगा। क्लियर। यहाँ से नीचे से इसने ओपन होना है जब आप ये फोर्स P लगा रहे हैं। तो P किस वजह से है, P तो स्टैटिक वाटर की वजह से है, जो स्टैटिक फ्लूइड प्रेजेंट है बिहाइंड द गेट, उसकी वजह से टोटल P आ रहा है, टोटल प्रेशर आ रहा है। अब ये जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकूं और मैं अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट कर सकूं, मोमेंट कैलकुलेट कर सकूं। क्लियर।
तो सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट थ्रू विच द टोटल प्रेशर एक्ट्स ऑन द सर्फेस। कौन से पॉइंट पे ये टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय h बार। अब सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थोड़ा सा नीचे होता है। कौन से पार्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सबमर्ज्ड पार्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पानी के अंदर है पार्ट, उसी पार्ट की बात हो रही है। ये पानी के अंदर है पार्ट, इसी पार्ट की बात हो रही है। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे ये सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा। तो अब कैलकुलेट देखते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा अबाउट द हिंज। सो टोटल मोमेंट अबाउट द हिंज is equal to P into H bar. P into H bar will be equal to, अब ये जो P है ये किससे बना है, छोटे छोटे पीस से बना है। इन छोटे छोटे पीस को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आपके पास क्या है, कैपिटल पीस है, छोटे छोटे एरियाज पे वो कैसे हैं, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू A1, यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी इंटू A2, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू A3। तो ये छोटे छोटे पीस हैं ये किस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, H1, H2 और H3। तो इस P की वजह से कोई मोमेंट होगा, कितना, P1 इंटू H1। तो ये लिख लेते हैं, इस P की वजह से कितना मोमेंट है, P1 इंटू H1। अब जो सेकेंड P2 है इसकी वजह से कुछ मोमेंट है, कितना, P2 इंटू H2। तो प्लस ऐड हो जाएगा P2 इंटू H2, सिमिलरली P3 इंटू H3। अब ऐसे करके आपने जितनी स्ट्रिप्स बनाई होंगी उतने ज्यादा आप P1 या Pn इंटू Hn कर सकते हैं। अब ये टोटल आगे हमारे पास टोटल प्रेशर है, मुझे तो क्या कैलकुलेट करना था, इससे मुझे कैलकुलेट करना था सेंटर ऑफ प्रेशर। सो H बार will be equal to P1 into H1 plus P2 into H2 plus P3 into H3 up to so on, मतलब जितने भी आपने स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। सो दिस इज माय आंसर टू सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरी टोटल फोर्स है वो कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रही है, वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। और इस पॉइंट पे एक्ट करने के लिए मुझे क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। अब देखते हैं कि अगर आपकी जो बॉडी है वो इमर्स्ड है पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। फर्स्ट केसेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस इमर्स्ड इन अ लिक्विड। इमर्स का मतलब होता है सबमर्ज कर देना, डुबा देना पानी के अंदर। तो हमारे पास ये मान लेते हैं ये फिगर है, ये आपके पास कोई टैंक था या कोई भी एरिया है, हमारे पास ये इस तरीके से एक प्लेट है या कोई भी प्लेन है जो इमर्स्ड है। यहाँ पे हमने उसकी एलिवेशन बनाई है। एलिवेशन में मुझे सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू है ताकि आपको पता चले, एक आइडिया लगे कि यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें जनरली जो हम ड्रॉ करेंगे वो हम यही ड्रॉ करेंगे, साइड व्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो ये सरफेस है इसका एरिया कितना है, टोटल एरिया A है, और ये कितना नीचे है, ये हॉरिजॉन्टल है। जब मैंने प्लेस किया है इसको अगर आप देख सकते हैं तो इट इज टोटली हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल टू द लिक्विड सरफेस। अगर लिक्विड सरफेस ऐसा है तो ये जो प्लेट है या प्लेन है ये भी कैसा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। कितनी डेप्थ पे है, y बार। अब मैंने इसकी डेप्थ ली है सेंटर से, तो ये कितनी डेप्थ पे है, y बार डेप्थ पे है। यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया है तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका एरिया कितना है, कैपिटल A। अब हमें बोला जा रहा है कि इस सरफेस पे ये डिटरमिन कीजिए कि कितना टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो पहले तो टोटल प्रेशर पे आते हैं। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर क्यों एक्ट कर रहा है, यहाँ पे टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है जो पानी इसके ऊपर प्रेजेंट है उसकी वजह से। जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है इस सरफेस में ऊपर, इस हाइट पे जो पानी प्रेजेंट है, वो पानी क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर। कैसी फोर्स करेगा, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब सरफेस ऐसा है तो फोर्स भी कैसी होगी,
90 डिग्री पे अगर उस फोर्स ने एक्ट करना है तो इस तरीके से नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी। ये जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है ये क्या है आपका टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है एंड इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू एरिया कितना है एरिया इज देन डेप्थ ऑफ द प्लेन फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। फ्री लिक्विड सरफेस मतलब ये वाला सरफेस जो है इस सरफेस से कितनी नीचे आए हम y बार नीचे आए। सो इसको हम बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ द प्लेन फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। दैट इज इक्वल टू y बार। क्लियर। अब हमने देखना है फ्लूइड कौन सा है। फ्लूइड मान लेते हैं कि वाटर है या कोई भी फ्लूइड है ऑयल है मान लेते हैं कोई। तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी होगी तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर। तो अब देखो अब प्रेशर इंटेंसिटी देखते हैं। पहले प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा सिंपली प्रेशर इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। तो H कितना है हाइट कितनी नीचे आए हैं हम y बार नीचे आए हैं ठीक है। रो कितना है डेंसिटी हमने यहाँ पे लिख दी डेंसिटी ऑफ ऑयल जी हमें पता है तो ये मैं लिख सकती हूँ y बार इंटू density of water into specific gravity of oil into g। ठीक। अब हमने निकालना है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है टोटल प्रेशर होता है जो भी इंटेंसिटी है प्रेशर की स्मॉल p इंटू क्या कर देंगे हम एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया कितना है अगर हम y बार इंटू रो w इंटू S ऑयल इंटू जी इंटू एरिया इज कैपिटल A। तो मेरे पास टोटल प्रेशर कैपिटल P आ जाएगा y बार इंटू S ऑयल इंटू रो W इंटू G इंटू A। सो दिस इज माई टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर जब मेरे पास आ गया दूसरी चीज क्या रहती है सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट जहां पे आपका टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लैट सरफेस है तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहाँ पे एक्ट करेगा इस सेंट्रल पॉइंट पे एक्ट करेगा। इस सेंट्रल पॉइंट की हाइट कितनी है y बार हाइट है तो टोटल प्रेशर भी सेंटर ऑफ प्रेशर भी कितना हो जाएगा इस y बार के इक्वल। अगर ये किसी और एंगल पे होता तो हमें h बार की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़नी थी पर यहाँ पे क्या है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और उसके सेंटर तक कितनी हाइट दे रखी है हमें y बार। तो सेंटर ऑफ प्रेशर भी कहाँ पे एक्ट करेगा इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। क्लियर। तो हम सेंटर ऑफ प्रेशर को क्या बोल देंगे y बार। तो अब क्या है कि हमने सिंपली क्या किया है जब हमने टोटल प्रेशर निकाला है टोटल प्रेशर क्या हुआ ये वेट ऑफ द लिक्विड immersed weight of the liquid above the immersed plane। ठीक है above the immersed plane। ये कैसे आया ये देखते हैं इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं वेट को क्या लिख सकते हैं हम वेट को लिखा जा सकता है मास इनटू ग्रेविटी। अब कौन सा लिक्विड यहाँ इसके ऊपर जितना भी ये लिक्विड है इसकी वजह से या इसका जो भी वेट है ठीक है वो कॉज कर रहा है हमारे पास टोटल प्रेशर कैपिटल P। तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम को कैसे लिखा जा सकता है डेंसिटी को पहले डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल लिख दिया। वॉल्यूम को कैसे लिखा जा सकता है वॉल्यूम कैन बी एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका इस एरिया पे एक्ट कर रहा है तो इसका एरिया और हाइट किसकी पानी की जो ऊपर का पानी है वो कितना है A इंटू वाई बार या जो भी लिक्विड है इंटू फाइनली G। क्लियर। तो हमारे पास आ गया रो W S ऑयल
into A y bar G is total pressure P। तो आप किसी भी तरीके से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हम जो जनरली अप्रोच फॉलो करते हैं वो ये होती है, बल्कि जब आंसर आता है तो आंसर क्या है, सेम है। तो दिस इज सेंटर ऑफ प्रेशर। अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज हमने ये सारे ब्रीफली टॉपिक्स को कवर किया है। हम हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस इमर्स्ड इन अ लिक्विड पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।